नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री पीवाईक्यू की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। इस टॉपिक से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुल 35 प्रश्नों को। इस सीरीज के ढेर सारे लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें अभी तक अगर आपने ना देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहां पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री पीवाईक्यू इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स एक क्रम से लगे हुए हैं, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्नों पे आऊं उससे पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि डिकोड एग्जाम की ओर से ARO प्रीलिम्स मेंस की परीक्षा के लिए संपूर्ण जो सिलेबस है प्रीलिम्स और मेंस का कवर करता हुआ फाउंडेशन बैच बनाया गया है। इस फाउंडेशन बैच में पूरे ARO प्रीलिम्स को कवर किया जाता है, मुख्य परीक्षा को कवर किया जाता है, उत्तर लेखन, निबंध लेखन, ये सब कवर किया जाता है। यानी कि ARO की जो संपूर्ण तैयारी है, जो उसका पूरा सिलेबस है A से लेके Z तक, प्री से लेकर मेंस तक, वो सब आपको इस कोर्स में उपलब्ध कराया जाता है। आपको इसके अतिरिक्त कुछ पढ़ना नहीं है, केवल इसी को अच्छे से तैयार करना है। प्रॉपर गाइडेंस आपको दी जाती है इस कोर्स में। टेलीग्राम ग्रुप बना करके डेली GS का टेस्ट, करंट अफेयर्स का टेस्ट भी होता है। इसके अलावा प्रीलिम्स के एग्जाम के नजदीक आने पर पूरा फुल टेस्ट का भी इसमें आयोजन होगा। प्रीलिम्स के पश्चात उत्तर लेखन, निबंध लेखन, ये सब प्रॉपर गाइडेंस में इसकी तैयारी कराई जाती है। तो अगर आपने मन बनाया है कि आपको इस बार ARO प्रीलिम्स की परीक्षा में बैठना है और इसे क्वालिफाई करना है, तो आप 9506742546 पर एक बार संपर्क करिए। हमारे कोर्सेस को एक बार ठीक प्रकार से देखिए। डेमो बहुत सारे लगे हुए हैं, उनको भी देखिए। अगर सब कुछ आपको ठीक लगता है तो एक बार इसको आप ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं, जो कि आपके लिए बेहद सहायक होगा। तो इतनी बात हमने कोर्स की कर ली। अब सीधे हम प्रश्नों पे आते हैं। तो पहला प्रश्न अब आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। मेरे साथ ही इन प्रश्नों को पढ़ते हुए, इन्हें सॉल्व करते हुए और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते हुए आप सभी आगे बढ़ेंगे, ऐसी आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए पहले प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहां स्थापित किया था? UPPCS प्री 2006 का प्रश्न है। हमारे ऑप्शंस हैं A मद्रास, B बंबई, C अलीगढ़ और D कलकत्ता। तो भारत में अंग्रेजों ने अपना प्रथम मदरसा वारेन हेस्टिंग के समय में 1780 में कलकत्ता में स्थापित किया था। तो अंग्रेजों द्वारा 1780 में कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया गया था, वारेन हेस्टिंग के गवर्नर जनरल के काल में। अगला, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। यह प्रश्न देखिए बहुत बार रिपीट हुआ है। 1999, 2006, 2003 और 2004 और राजस्थान की परीक्षा में, छत्तीसगढ़ की परीक्षा में, उत्तर प्रदेश की परीक्षा में। ठीक है, ऑप्शंस हैं हमारे सर विलियम जोन्स, विलिंकिस, मैक्स मुलर और जेम्स प्रिंसेप। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की संस्थापक हम मानते हैं सर विलियम जोन्स को। 1884 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई और इसके पीछे ये उद्देश्य रहा कि जो भारत का इतिहास है, जो पुरातत्व है, जो साहित्य है, इन सबका अध्ययन करना के उद्देश्य से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई। ठीक है, तो ए हमारा उत्तर है। अगला, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए जोनाथन डंकन, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड मैकाले और डी बंकिम चंद्र। तो देखिए वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 1791 में हुई जोनाथन डंकन द्वारा। जोनाथन डंकन बनारस का ब्रिटिश रेजिडेंट था। इसी के द्वारा प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना बनारस यानी वाराणसी में हुई 1791 में। यह बनारस स्टेट का ब्रिटिश रेजिडेंट था। अगला, कथन
का प्रश्न है और यूपी पीसीएस प्री 2019 में पूछा गया। क्या है कथन? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी। निश्चित रूप से वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी। उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। तो उसने कहा कि नहीं, हम नहीं, विलियम जोन्स ही बनेंगे। दूसरा कारण, वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान था, प्राच्य विद्या का प्रथम समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो ये सही है, वारेन हेस्टिंग उद्भट विद्वान था और प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था। इसी के समय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई और संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। ठीक है, तो इसी ने श्रीमद् भगवत गीता का जो ट्रांसलेशन हुआ उसकी प्रस्तावना भी लिखने का कार्य वारेन हेस्टिंग ने किया। तो देखिए, कथन ए और कारण आर ये दोनों सही हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर कथन ए की सही व्याख्या है। ए हमारा उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई? ए दादा भाई नौरोजी, बी माइकल मधुसूदन दत्त, सी राजा राम मोहन राय और डी विवेकानंद। तो पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी माइकल मधुसूदन दत्त को। बी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ए विलियम जोन्स, बी चार्ल्स विलिंग्स, सी अलेक्जेंडर कनिंगम और डी जॉन मार्शल। तो चार्ल्स विलिंगसन ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, जिसकी प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग ने लिखी थी। ठीक है, तो बी हमारा उत्तर है, 6 का बी। अगला, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विलिंगसन, हेनरी कोलब्रुक, योहान वोल्फगांग फान गेटे और सर विलियम जोन्स। तो देखिए, सर विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो बड़े पैमाने पर अनुवाद का कार्य एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के बाद हुआ। तो 1789 में सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है, चलिए अगला, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। क्या था उद्देश्य? क्यों प्रसार किया गया? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, बी भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, सी भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सकें और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2005। तो देखिए, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार इसी उद्देश्य से किया गया कि छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। तो ऐसे भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य को चाहिए थे जो इतनी बड़ी मशीनरी थी ब्रिटिश साम्राज्य की, उसके छोटे छोटे पुर्जे के रूप में वो कार्य कर सके। इतने बड़े क्षेत्र पर ब्रिटिश साम्राज्य फैला हुआ था कि उसके पास मूल ब्रिटिश लोग ऐसे नहीं थे कि और इतने बड़े पैमाने पर वो शासन कर सके। तो निश्चित रूप से छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी, इसीलिए ये किया गया। अगला, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? ए वुड्स का डिस्पैच 1854, चार्टर्ड अधिनियम 1813, चार्टर्ड अधिनियम 1853, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो देखिए, सबसे पहली बार सरकार ने शिक्षा को अपने उत्तरदायित्व का एक विषय माना था चार्टर्ड अधिनियम 1813 में। तो चार्टर्ड अधिनियम 1813 में पहली बार ये प्रावधान किया गया कि 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, तो चार्टर्ड अधिनियम 1813 हमारा उत्तर है। अगला, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? 3 कथन है आईएएस प्री 2018 का ये प्रश्न है। तो पहला, सहायता अनुदान व्यवस्था यानी ग्रांट्स इन एड शुरू की गई, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, और 3, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। तो देखिए, वुड्स का जो डिस्पैच है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था
ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई 1854 को जो घोषणा की उसे हम जानते हैं वुड्स के डिस्पैच के नाम से। वुड्स के डिस्पैच में एक भारतीय शिक्षा को लेकर के एक व्यापक योजना बनाई गई थी। अध्ययन के जो विषय थे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, उसका माध्यम क्या होगा, क्या सुधार किया जा सकता है, ये सारे विषयों को विस्तार से चर्चा करके एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई जिसे हम वुड्स के डिस्पैच के नाम से जानते हैं। इस वुड्स के डिस्पैच में जो बातें कही गई वो ये कहा गया कि उच्च शिक्षा का माध्यम तो अंग्रेजी होगा, लेकिन जो नेटिव लैंग्वेजेस हैं, जो देसी भाषाएं हैं, उनके भी विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहां लिखा है शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। असल में यह गलत है। उच्च शिक्षा में अंग्रेजी में हो इसकी सिफारिश की गई, लेकिन जो नेटिव लैंग्वेजेस थी उनको के भी विकास की बात की गई। दूसरा, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। तो बिल्कुल यह कहा गया कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर जो तीनों प्रेसिडेंसियां हैं, बंगाल, मद्रास और बंबई, यानी कलकत्ता, बंबई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय बनेगा और वो 1857 में बना भी। और सहायता अनुदान व्यवस्था, ग्रांट्स इन एड शुरू की गई। तो यह कहा गया कि हम, यानी वुड्स के डिस्पैच में यह कहा गया कि निजी शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया जाएगा और निजी शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए हम क्या करेंगे, तो सहायता अनुदान देंगे ताकि निजी संस्थाओं का भी विकास हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार से सहायता अनुदान व्यवस्था की बात की गई थी, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी। तो 1 और 2 सही है और 3 गलत है। तो ऐसे में ए हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में किससे संबंधित था? शिक्षा, व्यापार, प्रशासनिक सुधार, सैन्य सुधार। तो निश्चित रूप से चार्ल्स वुड का आदेश पत्र शिक्षा से जुड़ा हुआ था। ये हमारा उत्तर है। अगला, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को, तकनीकी शिक्षा को। तो देखिए, हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा, और इस हंटर कमेटी को, जिसे कि भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया, उसकी अध्यक्षता इन्हें दी गई। लॉर्ड रिपन ने इसका गठन किया और 1854 से लेकर के जो शिक्षा की प्रगति थी उस पर को जांचने के लिए इसका गठन किया गया और फाइनली इसने जो है प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया। तो 12 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। ठीक है, अगला, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? तो प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में की। W हंटर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर है। अगला, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? ए 15 अगस्त 1903, बी 15 अगस्त 1904, सी 15 अगस्त 1905, डी 15 अगस्त 1906। तो देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई 15 अगस्त 1906 को। तो राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में जो पहला प्रयास हुआ वो 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना से हुआ और उसके बाद नवंबर 1905 में एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, एक सम्मेलन बुलाया गया। वहां पर यह तय किया गया कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का गठन किया जाएगा, एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया जाएगा और फाइनली वो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 15 अगस्त 1906 को अस्तित्व में आ गया। अगला, सेडलर आयोग संबंधित था न्यायपालिका से, राजस्व प्रशासन से, शिक्षा से, पुलिस प्रशासन से। तो M.E. सेडलर की अध्यक्षता में एक सेडलर आयोग बनाया गया 1917 में। यह कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित आयोग था। ठीक है, तो यह किससे जुड़ा था? यह शिक्षा से जुड़ा था। 1917 में इसका गठन किया गया था।
शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया है? ए 1919, बी 1917, सी 1921 और डी 1896। तो शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया 1917 में, यानी 16 का उत्तर हमारा बी होगा। अगला, 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे 2 भारतीय सदस्य? बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और रास बिहारी बोस, सैयद हुसैन बिलग्रामी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। तो 1902 में लॉर्ड कर्जन ने थॉमस रेले के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। उस आयोग में 2 भारतीय सदस्यों को स्थान मिला, जिनका नाम था सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। तो सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में यह विश्वविद्यालय आयोग बना। सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी इसके भारतीय सदस्य थे। 1904 का जो विश्वविद्यालय अधिनियम आया वो इसी कमेटी की सिफारिश पर आया। अगला, लॉर्ड मैकाले संबंधित है ए सेना के सुधार से, बी सती प्रथा की समाप्ति से, सी अंग्रेजी शिक्षा से और डी अस्थायी बंदोबस्त से। तो लॉर्ड मैकाले को सभी जानते हैं और हम ये मानते हैं कि जो शिक्षा नीति, मानते हैं क्या, आंग्ल और प्राच्य विवाद में जो आंग्ल यानी अंग्रेजी शिक्षा की तरफ भारत बढ़ा, उसमें सबसे बड़ा योगदान लॉर्ड मैकाले का था। तो लॉर्ड मैकाले संबंधित था अंग्रेजी शिक्षा से, ठीक है। तो इसने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा जरूरी है और अंग्रेजी शिक्षा दी जानी चाहिए। लॉर्ड मैकाले लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो गवर्नर जनरल था, उसकी जो काउंसिल थी, जो उसकी परिषद थी, उसका एक विधि सदस्य था, एक लॉ मेंबर था और इसने अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित करने का काम किया। तो अंग्रेजी शिक्षा से जुड़ा हुआ है लॉर्ड मैकाले। अगला, भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत द थियरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्टरेशन किस क्षेत्र से संबंधित था? आरएएस आरटीएस प्री 2013 में यह पूछा गया प्रश्न है। ए रेल से, बी शिक्षा से, सी सिंचाई से और डी गरीबी हटाओ से। तो द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्टरेशन जुड़ा था शिक्षा से। क्या है इस सिद्धांत का मतलब? इस सिद्धांत के तहत यह कहा गया कि उच्च जो शिक्षा है वो समाज के उच्च वर्ग को दी जानी चाहिए और उच्च वर्ग से शिक्षा छन छन करके जन सामान्य तक पहुंचेगी, यानी नीचे के लोगों तक पहुंचेगी। तो शिक्षा किसको देना? उच्च वर्ग को देना। और वहां से छननी की तरह ये छन छन करके अंततः कहां चली जाएगी? जन सामान्य तक चली जाएगी। लॉर्ड मैकाले ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम सारी जनता को एक बार में शिक्षित कर दें। तो ऐसे में इसी थ्योरी को अपनाया जाए, द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्टरेशन। उच्च लोगों को सिखाइए और नीचे वो फैलेगी, ठीक है। तो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। अगला, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे, कौन था? चार्ल्स वुड, मैकाले, जीएस मिल, कार्नावालिस। तो निश्चित रूप से भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे मैकाले। अगला, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1813 का चार्टर्ड अधिनियम, 1835 के मैकाले के सम्रण पत्र, 1882 का हंटर आयोग, 1854 का वुड का डिस्पैच। तो देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव हम मानते हैं 1835 के मैकाले के सम्रण पत्र से। तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र में भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रणाली की नींव पड़ी और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। लॉर्ड मैकाले ने भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, भारतीय साहित्य को बहुत ही घृणित तरीके से व्यक्त करने का काम किया। वो इन सब से घृणा करता था। उसने स्पष्ट रूप से यह कहा कि यूरोप के एक अच्छे लाइब्रेरी के एक अलमारी में
जितना साहित्य है वो भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? पहला 1813 का चार्टर्ड एक्ट, तो 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी इसमें। दूसरा जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, तो ये एक ग्रांट कमेटी थी। तीसरा प्राच्य विद्य एवं आंग्ल विवाद, तो क्या माध्यम होना चाहिए? प्राच्य विद्या होनी चाहिए, आंग्ल विद्या होनी चाहिए। तो अंततः यही निकल के आया कि आंग्ल विद की थियरी को हम मानेंगे। तो ऐसे में 1, 2 और 3, तो डी हम मानते हैं। 1, 2 और 3 आईएएस प्री 2018 का प्रश्न है, तो 22 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। आगे बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? ए लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिंक, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी। तो देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के ही परिषद का एक विधि सदस्य था मैकाले, और 7 मार्च 1835 को मैकाले का जो प्रस्ताव था, जो मैकाले का सम्मत पत्र था, उसे ही एक्सेप्ट कर लिया गया और उसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि उच्च शिक्षा का माध्यम तो अंग्रेजी ही होगी। तो लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिंक, ये हमारा उत्तर है। अगला, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो देखिए, चार्ल्स का जो घोषणा पत्र था चार्ल्स वुड का, उसमें 1854 में यह उल्लेख किया गया था कि लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर भारत में भी तीनों प्रेसिडेंसियों में 3 विश्वविद्यालय खुलने चाहिए। तो ये 1857 में प्रारंभ हुए, तीनों के तीनों। ठीक है, चलिए। अगला, किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? ए दयाराम गिंडूमल, बी डीके कर्वे, सी रमाबाई और डी महादेव गोविंद रानाडे। तो देखिए, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डीके कर्वे ने किया 1916 में। तो डीके कर्वे महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और विधवाओं की दशा को लेकर के अत्यंत संघर्ष करने वाले, और 1896 में विधवा आश्रम का प्रारंभ करने वाले, और 1958 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले डीके कर्वे ने 1916 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? ए जस्टिस राणा डे, बी फिरोज शाह मेहता, सी बीजी तिलक और डी दयानंद सरस्वती। यूपी पीसीएस प्री 2013, यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल प्री 2010। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से इन सब लोगों में बीजी तिलक संबंधित हैं, और जस्टिस राणा डे जो इसके 5 संरक्षक थे उसमें से एक जस्टिस राणा डे थे। तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कुल कितने लोग जुड़े हुए थे जिन्हें हम संस्थापक कह सकते हैं, वो कमेंट में बताइए। एक तो बीजी तिलक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? ए हिंदू कॉलेज कलकत्ता, बी दिल्ली कॉलेज, सी मेयो कॉलेज और डी मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो देखिए, निम्नलिखित कॉलेजों में सबसे पहले स्थापना हुई थी हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में 1817 में डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय के द्वारा। दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई थी, और मेयो कॉलेज 1875, और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ये भी 1875 में स्थापित हुआ था। सर सैयद अहमद खान ने इसे स्थापित किया था 1875। ठीक है, तो 1817, 1824, 1875 और 1875। चलिए अगला, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? ए 1876, 1891, 1875, 1874।
तो देखिए मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा। आपको कमेंट करके बताना है कि ये मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ विश्वविद्यालय किस वर्ष बना, ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगला, डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? ए हेनरी लुइस विलियम डेरोजियो, ईश्वर चंद विद्यासागर, केशव चंद सेन और राजा राम मोहन राय। तो निश्चित रूप से राजा राम मोहन राय। 29 का जो हमारा उत्तर है वो है डी, राजा राम मोहन राय। अगला, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 3 युग्म है, बनारस का संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता मदरसा, फोर्ट विलियम कॉलेज। तो एक तरफ संस्थान है, एक तरफ संस्थापक है, और ये प्रश्न है आईएएस प्री 2018 का। तो बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स नहीं बल्कि जोनाथन डंकन, ठीक है, जोनाथन डंकन 1791। उसके बाद कलकत्ता का मदरसा वारेन हेस्टिंग 1780। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज तो आर्थर बेलेजली नहीं, रिचर्ड बेलेजली 1800, ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में? शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपरोक्त युग्मों से कौन सा से सही सुमेलित है? तो केवल और केवल कौन सा सही सुमेलित है? कलकत्ता मदरसा 1780 वारेन हेस्टिंग, बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स नहीं जोनाथन डंकन, फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर बेलेजली नहीं बल्कि रिचर्ड बेलेजली 1800। तो उपरोक्त में से सही सुमेलित केवल बी है। तो ऐसे में हम कहेंगे कि 30 का जो उत्तर है वो है बी, केवल दो ही सही सुमेलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? ए, उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था। बी, वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। सी, वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। डी, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। आईएएस प्री 2020 का प्रश्न, बिल्कुल लेटेस्ट। तो बेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसलिए की कि जो ब्रिटिश सिविल सेवक हैं उन्हें भारत में प्रशासन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके और खास करके हिंदुस्तानी और फारसी भाषा का उन्हें ठीक प्रकार से ज्ञान कराया जा सके। और 10 जुलाई 1800 को इसकी स्थापना की गई, ठीक है, किसकी? फोर्ट विलियम कॉलेज की, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन कौन से कथन सत्य हैं? 2 कथन है, यूपीआरओ प्री 2021 बेहद लेटेस्ट प्रश्न। पहला कथन, इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। दूसरा, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। अब पूछा क्या जा रहा है, तो सही उत्तर का चयन करिए, कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसकी स्थापना 10 जून को न होकर के 10 जुलाई को हुई थी 1800 में, और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, ठीक है। तो केवल 2 सही है और केवल 2 सही है यानी 20 सही है। तो 32 का उत्तर है बी। अगला, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? ए, बाल गंगाधर तिलक, बी, स्वामी विवेकानंद, सी, महात्मा गांधी और डी, मदन मोहन मालवीय। तो भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत करने का काम किया था मदन मोहन मालवीय ने। डी हमारा उत्तर है। अगला, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? ए, मदन मोहन मालवीय, बी, महाराजा विभूति नारायण सिंह, ये काशी के राजा, सी, लॉर्ड हार्डिंग और डी, एनी बेसेंट। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। तो 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन शिलान्यास किया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का, और इसके संस्थापक निश्चित रूप से मदन मोहन मालवीय। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बनने की। चंदा मांग करके दान में जुटे हुए पैसों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना हुआ है, बड़ा संघर्ष करके
मालवीय जी ने इसे बनाया, इतना बड़ा सपना देखा, निश्चित रूप से ये पढ़ने लायक है। अगला, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो जितने विश्वविद्यालय यहाँ दिए गए हैं उसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय सबसे पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को घोषित किया गया। सी हमारा उत्तर है। इस प्रकार से आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, इस टॉपिक से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुल 35 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।